आइए इस ऑनलाइन क्लास में आज हम पढ़ते हैं प्रकाश के किरणों के अपवर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप जो है पहले ये पढ़ चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो जैसे ये कांच का गुच्छा है, कांच का स्लैब है, बाहर जो है हवा है, इस पर जो है हम तिरछा एक प्रकाश की किरण, प्रकाश का पुंज, इस पर हम तिरछा आपतित कर रहे हैं तो इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। ये आपतित किरण है, इसको हम नाम दे देंगे ए और ओ। और जहां ये आपतित हो रही है वहीं पर एक हम अभिलंब खींच देते हैं और देखते हैं कि जब ये प्रकाश की किरण इस कांच के अंदर प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्यों झुक जाती है? क्योंकि हवा जो है विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये हम लोगों ने पढ़ा है अपवर्तन में। अब इसमें जो आपतित किरण है और यह जो किरण है OB किरण है, OB, ये अपवर्तित किरण है, इसको हम कहते हैं अपवर्तित किरण। ये अभिलंब है, नॉर्मल जिसको कहते हैं, और यह जो बिंदु है इसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं, ये आपतन बिंदु है। यहां जो अपवर्तन का पहला नियम है, जो अपवर्तन का पहला नियम है उसमें आप देख सकते हैं कि जो आप यहां देख रहे हैं उसी को बोल देंगे। यह है आपतन बिंदु। इस आपतन बिंदु पर कौन सी किरण आई है? आपतित किरण आई है। यहां से कौन सी किरण निकली है? अपवर्तित किरण निकली है। और इससे जो है यह जो लंबवत रेखा है जिसको हम अभिलंब कहते हैं वो भी आपतन बिंदु से ही गुजर रहा है। यानी तीन चीजें जो है आपतन बिंदु से गुजर रही हैं। एक तो आपतित किरण, दूसरा अपवर्तित किरण और तीसरा अभिलंब। इसी को हम अपवर्तन का पहला नियम कहते हैं। तो जो अपवर्तन का पहला नियम है उसमें आप यही कहेंगे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही सतह के आपतन बिंदु पर प्रदर्शित होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है कि जैसे यह जो प्रयोग किया गया है इसमें एक निश्चित रंग, एक ही निश्चित रंग के प्रकाश की किरण को आपतित किया गया है। निश्चित रंग के प्रकाश की किरण को आपतित किया गया, प्रकाश को आपतित किया गया है। तो उस समय यहां देखेंगे कि नॉर्मल और आपतित किरण के बीच में यह जो कोण बना है इसको हम आपतन कोण कहते हैं। और यहां जो कोण बना है अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो बना है इसको हम अपवर्तन कोण कहते हैं। तो इन दोनों कोणों के संदर्भ में ये दूसरा नियम है। और वो दूसरा नियम क्या है कि एक ही निश्चित रंग के प्रकाश की किरण के लिए, एक ही निश्चित रंग के प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण का साइन
आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात जो है एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसमें आपतन कोण क्या है, एक नाम हम दे देंगे इसको। आपतन कोण क्या है, आई, और अपवर्तन कोण क्या है, आर। नाम हम दे दें तो इसको हम कहेंगे साइन आई कहेंगे, और इसको कहेंगे साइन आर। इसी नियम को हम कहते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम कहते हैं। तो जो दूसरा नियम है उसको हम कहते हैं स्नेल का नियम कहते हैं। तो स्नेल का नियम क्या है कि एक निश्चित प्रकाश के रंग के लिए आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू एक कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम यन कहते हैं। इस कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, यन से। और यन को एक नाम हम देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अर्थात अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं इसको। तो आप कहेंगे कि अपवर्तनांक क्या है। तो अपवर्तनांक का मतलब यह है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से कितनी विचलित होती है, कितनी विचलित होती है। तो जितना ही अधिक या जितना ही कम वो विचलित होगी, वह जो है उसका अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे कितना मुड़ती है वो, चाहे अंदर की ओर नॉर्मल की ओर मुड़े और चाहे नॉर्मल से दूर जाए, तो ये अपवर्तनांक उसी को कहते हैं, कितना मुड़ती है वो। तो यह जो नियम है स्नेल का नियम है, साइन आई बटे साइन आर। आगे जो है हम ये इस नियम के आधार पर एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। अब वो कैसे ज्ञात करते हैं, आप यहां देखेंगे कि जैसे जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश कर रही है तो उस समय जो आपतन कोण है आई, जो आपतन कोण आई है उसका मान आपतन कोण आई का मान है 37 अंश और अपवर्तन कोण का मान ये 24 अंश है, ये पाया गया। तो आपतन कोण 37 अंश और अपवर्तन कोण 24 अंश। तो जो स्नेल का नियम है, स्नेल के नियम से हम हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा। तो जो स्नेल का नियम है वो है साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू यन। तो साइन आई का मान कितना है 37 अंश, साइन 37 अंश, और साइन आर का मान जो है कितना है साइन 24 अंश। साइन टेबल में देखेंगे तो साइन 37 का मान जो है ये मिलता है हमको 0.60 और साइन 24 का मान मिलता है 0.40, ये हमको मिलता है। और इसको अगर हम हल करते हैं तो ये आएगा n बराबर 1.50, अर्थात हवा के सापेक्ष
कांच का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, 1.5 है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, कोई इकाई नहीं होती है, इसलिए क्योंकि जो मान ऊपर है वही मान नीचे है, यानी जो चीज ऊपर है वही, जो राशि है, जो राशि ऊपर है वही राशि नीचे है, तो दोनों के यूनिट कट जाते हैं, इसलिए अपवर्तनांक का कोई यूनिट नहीं होता है। तो इस तरह से n जो मिला है n बराबर 1.5 जो मिला है, ये क्या है, यह जो है हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। यानी हवा में प्रकाश की किरण चलेगी तो उसका 1.5 गुना, यानी हवा के सापेक्ष लगभग 1.5 गुना जो है ये प्रकाश की किरणों को मोड़ देती है। इसी तरह से अगर हम कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां से प्रकाश की किरण को निकालेंगे। जैसे ये स्लैब है, ये अपवर्तित किरण आ रही है, यहां नॉर्मल कर देंगे, और ये अब जो है यहां देख सकते हैं कि यह जो एंगल है वह इसके बराबर होगा, और यह जो एंगल है ये इसके बराबर होगा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, यानी साइन आई बटे साइन आर, यानी इसमें जो आर है वो कांच के अंदर आई हो जाएगा, और बाहर हवा में जो आई है वो यहां आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 24 अंश बटे साइन 37 अंश बराबर यानी, तो साइन 24 का मान है 0.04 और इसका मान है 0.60। दोनों को हल करेंगे तो ये आएगा 0.66 ऐसे आएगा। अर्थात कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक कितना हुआ, 0.66 कह लें या 0.7 कह लें। तो इस स्नेल के नियम से हम एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर लेते हैं। अब इसके बाद अपवर्तनांक, ये दो नियम हैं, और इन दोनों नियम में आप जो है देखे हैं कि कैसे जो है अपवर्तनांक हम ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद जो है अपवर्तनांक को ज्ञात करने का एक और नियम है। अपवर्तनांक को ज्ञात करने का एक नियम है। तो नियम आपने दो पढ़ा है, अपवर्तन का दो नियम पढ़ा है कि पहला नियम यह है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम आपने क्या पढ़ा है कि एक निश्चित प्रकाश के रंग के किरण के लिए आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, इसी को कहते हैं स्नेल का नियम। अपवर्तनांक निकालने का दो तरीका है। अपवर्तनांक निकालने का जो तरीका था, जो मेथड है, उसमें एक मेथड तो यही है, स्नेल का नियम ही है, इससे हम अपवर्तनांक निकाल लेते हैं। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हम इससे निकाल लेते हैं। एक दूसरी विधि एक और आती है प्रकाश की चाल से। प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल अगर हमें मालूम है विभिन्न माध्यमों में अगर प्रकाश की चाल हमें ज्ञात है तो हम उससे भी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे? जैसे हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर
प्रति सेकेंड ये होती है, ये मालूम है हमें। तो हवा में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? कांच में प्रकाश की चाल ये होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये मालूम है। तो जैसे हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है होती है, उसी तरह से कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो हमें दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात है। तो दोनों माध्यमों में हमें प्रकाश की चाल ज्ञात है, तो हम एक दूसरे के सापेक्ष कैसे जो है हम अपवर्तनांक निकालेंगे। तो अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है वो सूत्र यह है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यह बराबर होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये सूत्र होता है। तो एक माध्यम के सापेक्ष या कहें पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक का सूत्र यही होता है कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये सूत्र होता है। यानी पहले जो भी माध्यम होगा, इसमें पहले जो माध्यम होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे और बाद वाले को नीचे लिखेंगे। तो इसमें अगर हमें हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे जैसे यन लिखते हैं तो यन के बगल में दोनों तरफ माध्यमों को डिनोट करते हैं। जैसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर हम 1n2 लिखते हैं तो इसका मतलब यह है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। आप चाहें तो इसके आगे जो है लिख सकते हैं 1n2। तो ये इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको यही पढ़ेंगे कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पढ़ेंगे। और सूत्र में ये पहला माध्यम ऊपर और दूसरा माध्यम नीचे लिखेंगे। पहले माध्यम में चाल ऊपर और दूसरे माध्यम में चाल नीचे लिखेंगे। तो उसी तरह से जैसे हम हवा को एयर लिखते हैं तो AN और कांच को ग्लास करते हैं तो स्मॉल लेटर G। तो हम A से हवा को समझ लेंगे और G से ग्लास यानी कांच समझ लेंगे। अब इसको हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, शुरुआत यहीं से करेंगे, पहले माध्यम यानी हवा के सापेक्ष, यहीं से शुरू करें, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये पढ़ेंगे इसमें।
तो ऊपर क्या लिखेंगे, हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल ये लिखेंगे। अब जो है हवा में देखें, हवा में प्रकाश की चाल कितनी है, तो ANG सूत्र में देखें हवा में प्रकाश की चाल, तो हवा में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ये कट जाएगा, 2 में 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा ANG बराबर आ जाएगा, 3 में 2 का भाग देंगे तो 1.5 ये आएगा। तो आप यहां भी इससे भी देख सकते हैं कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, तो 1.5 है। तो आप जो है इस सूत्र से भी आप निकाल सकते हैं कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना हुआ। अब इसके बाद जो है तो ये प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में संबंध है। आपने देखा कि प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में संबंध क्या है, तो अगर हमें प्रकाश की चाल अगर ज्ञात है विभिन्न माध्यमों में, तो हम जो है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद एक तीसरी विधि आती है, तीसरी विधि अपवर्तनांक निकालने की। एक तीसरी विधि अपवर्तनांक निकालने की क्या होगी, 2 विधि आपने पढ़ा, एक स्नेल के नियम से और दूसरा प्रकाश की चाल से अपवर्तनांक निकालने को आपने सीखा। तीसरी विधि अपवर्तनांक निकालने की क्या है, तो तीसरी विधि ये है कि जैसे आपने अभी जो प्रयोग किया है उसको जरा देखें। ये प्रकाश की किरण है, आपतित हो रही है, ये हवा है बाहर, ये कांच है और ये जो है प्रवेश की है, ये अभिलंब है और ये अपवर्तित हुई है किरण, अपवर्तित हुई है और फिर ये कांच से बाहर निकलेगी, फिर ये कांच से बाहर निकलेगी, तो ऐसे जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और फिर ये निर्गत किरण है, ये निर्गत किरण है, निकल गई। अब इसमें जो है आप देखें कि यह जो आपतित किरण है हवा में है, तो इसका वेग हम मान लेते हैं कितना है, v1। इसका वेग जो है कितना है, v1 है। यानी एक पहले माध्यम में, माध्यम कोई भी हो, माध्यम कोई भी हो, पहले माध्यम में हम चाल जो है, यानी पहले माध्यम में चाल कितनी है, v1 है। कांच में या दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में चाल प्रकाश की कितनी है, v2 है। तो यहां जो है v1 है और इसमें चाल क्या है, v2 है। यहां चाल क्या है, v2 है। तो यहां पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा, यहां लिखेंगे 1n2 बराबर, अभी जो सूत्र आपने पढ़ा है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है,
पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ 1n2 बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, v1 है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, v2 है। ये हो गया। अब जो है आप जरा यहां आ जाए, यहां आ जाए। यहां से प्रकाश की जो किरणें अपवर्तित हुई है, जब यहां से निकलती है, कांच से बाहर निकलेगी, तो उस समय अपना जो पहला जो उसका वेग है वही धारण करेगी। तो जैसे ही कांच से बाहर निकलेगी, उस समय ये कौन सा वेग धारण करेगी, प्रारंभिक वेग आपका अपना धारण कर लेगी, फिर अपने उसी वेग में आ जाएगी। लेकिन कांच के अंदर, इस स्लैब के अंदर उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात यहाँ वेग v2 है, तो यहाँ भी वेग क्या होगा, इसका v2 होगा। यहाँ भी वेग क्या होगा, v2 होगा। अब जरा हम यहाँ, ये दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रवेश कर रही है। अब यहाँ जो है इस बिंदु पर ये दूसरे माध्यम से कहाँ प्रवेश कर रही है, पहले माध्यम में, यानी कांच से कहाँ निकल रही है, हवा में निकल रही है। जरा यहाँ जो है इस पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, या कहे कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक क्या होगा, तो यहां लिखेंगे। अब यही चीज अब मैं लिखूंगा 2n1, क्योंकि ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। तो ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। अब यहाँ जो अपवर्तनांक हम निकालेंगे वो माध्यम दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे। आप देख ही सकते हैं, क्योंकि कांच से ये किरण निकल रही है, तो हम अब जो है किसका अपवर्तनांक निकालेंगे, कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक निकालेंगे। तो लिखेंगे 2n1 बराबर 2 में प्रकाश की चाल, 2 में प्रकाश की चाल बटे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। ये कितना हो जाएगा, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, v2 है, और पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, v1 है। अर्थात 2n1 बराबर v2 अपान v1। तो यहां दो सूत्र मिले, ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। अब जो है जरा दोनों को गुणा कर दिया जाए, दोनों को गुणा करें। तो जब दोनों को गुणा करेंगे तो देखें क्या मिलता है, 1n2 इंटू 2n1 बराबर v1 अपान v2 इंटू v2 अपान v1। लिखेंगे इसमें 1 गुणे 2, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, दोनों को गुणा हमने कर दिया, ये कट जाएगा, क्या मिला, 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1 मिला। अब इसको हम लिखेंगे कि 1n2 बराबर, हम 2n1 को उधर ले जाए, ये हो जाएगा 2n1। यह भी एक तरीका है अपवर्तनांक निकालने का। तो यहां देख सकते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, 1/2n1, यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का रेसिप्रोकल, उल्टा। तो इस सूत्र से आपको क्या मिला, तो इसमें अगर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक अगर आपको पता है
दूसरे माध्यम के सापेक्ष अगर पहले माध्यम का अपवर्तनांक यदि आपको पता है तो आप जो है क्या कर सकते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं इस सूत्र से। इसी तरह से हम 2n1 को यही रहने दें तो 1n2 को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 1/1n2, अर्थात दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, 1/1n2, यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक ये कहलाता है 1/1n2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक का उल्टा, रेसिप्रोकल। तो आप जो है जरा ये कहा जाए कि ANG हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, इसको हम क्या करेंगे, 1 करके इसको उल्टा लिख देंगे, GNA लिख देंगे। इसी तरह से GNA लिखा हो तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक कितना होगा, तो 1/A, इसका उल्टा कर देंगे, इसको यहां इसको यहां कर देंगे, ANG कर देंगे। ठीक है, तो अगर इस सूत्र से आप जो है, ये तीसरी विधि है अपवर्तनांक निकालने की, तो आप चाहें तो इस विधि से एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये कहा जाए कि ANG बराबर 3/2 है। अगर ये कहा जाए कि ANG यदि कहा जाए कि ANG बराबर 3/2, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, 3/2 है, 3/2 है। तो GNA का मान कितना होगा, तो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक कितना होगा, तो इसी का उल्टा। कैसे, 1/ANG सूत्र है यहां, GNA बराबर 1/ANG। तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक कितना होगा, जो सूत्र यहां मिला है 1/ANG। आगे हल करेंगे, 1/3/2, ये 2 ऊपर जाएगा, इसलिए GNA बराबर 2/3। तो इस तरह से कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक कितना हो गया, 2/3। तो आप जो है यहाँ जो रिजल्ट आया है आप तुलना कर सकते हैं कि ANG बराबर 3/2, तो इसका उल्टा GNA बराबर क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो ANG का उल्टा GNA है, तो इसका हम क्या कर देंगे, ये उल्टा हुआ है तो ये भी उल्ट पलट देंगे। तो इस तरह से GNA बराबर 2/3। तो ये तीसरी विधि है अपवर्तनांक निकालने की। तो इस तरह से अपवर्तन का नियम और अपवर्तनांक निकालने की विधि को हम लोगों ने पढ़ा है। धन्यवाद।